व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चे, आज की क्लास में हम अपना चैप्टर 1 बिजनेस स्टडीज का वाइंड अप करेंगे। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक रह गया, उसको कंप्लीट करने के बाद हमारा ये चैप्टर हो जाएगा ओवर। सो आज का टॉपिक हमारे पास होने वाला है दैट इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट का एक्चुअल नेचर क्या है, एक्चुअल में मैनेजमेंट है क्या, क्या वो आर्ट है, क्या वो साइंस है, या फिर वो प्रोफेशन है। आज हम ये सीखेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट एज एन आर्ट, चेक करते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट है कि नहीं। लो भाई, तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि आर्ट क्या हो। ठीक है, सिंपल टर्म्स में बोलूं, कोई भी कला जिसमें हमारे को अपनी क्रिएटिविटी स्किल्स वगैरह की यूज होती है। ठीक है, दैट इज नॉट टू बी एज व्हाट आर्ट। अब एक पर्टिकुलर डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो आर्ट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिक्वायर सम स्किल्स, सम क्रिएटिविटी एंड वन मोर थिंग दैट इज प्रैक्टिस। ठीक है, जिसमें हमारे को स्किल, नॉलेज, क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, अब बच्चे, कोई भी काम है जिसको हम बार बार करेंगे तभी तो हम उसमें परफेक्ट बनेंगे ना, राइट। एक कोट भी है हमारे पास छोटा सा, दैट इज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सिमिलरली आर्ट में भी क्या है, हमारे को प्रैक्टिस चाहिए, बार बार हम करेंगे तभी हम उसमें क्या बनेंगे, परफेक्ट बनेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे पास आर्ट की डेफिनेशन। देन आफ्टरवर्ड्स हम बताएंगे कुछ फीचर्स, आर्ट के ही कुछ फीचर्स को डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहला फीचर आता है दैट इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, अभी मैंने डेफिनेशन में शुरुआत ही इसलिए ऐसे करी थी दैट आर्ट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, राइट। तो सिमिलरली मैंने आर्ट क्या है मेरे बच्चे, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, उसमें हमारे को कुछ नॉलेज चाहिए होती है। ठीक है, और मैनेजमेंट भी क्या है, एक तरह से नॉलेज की बॉडी है। ठीक है, जिसमें हमारे को बहुत सारी नॉलेज चाहिए, प्रिंसिपल्स को स्टडी करना पड़ता है, थ्योरी स्टडी करनी पड़ती है। तो ये फीचर जो है आर्ट का, वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट पे भी एप्लीकेबल होता है, दैट इज मैनेजमेंट इज द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो ये वाला फीचर तो आर्ट का भाई मैनेजमेंट पे अप्लाई हो गया। ठीक है, नेक्स्ट फीचर देखते हैं, that is personalized application। personalized application, ये फीचर हमारे को कहता है बच्चे कि सिर्फ हमने नॉलेज गेन कर ली उससे कुछ नहीं होगा, वो सफिशिएंट नहीं है। हाँ ठीक है, नॉलेज एक पार्ट है, होनी चाहिए, ठीक है, बट वो सफिशिएंट नहीं है। सिर्फ उसके साथ साथ हमारे को क्या चाहिए, अपनी क्रिएटिविटी स्किल अप्लाई करनी है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, म्यूजिशियंस वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, अलग अलग राग्स वगैरह को पहले अच्छे से सीखते हैं। ठीक है, देन आफ्टरवर्ड्स अपनी क्रिएटिविटी, अपनी स्किल ऐड करके उसमें वो अपने जो हमारा उनका म्यूजिक वगैरह है उसको कहीं ना कहीं दूसरों से यूनिक बना देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। ठीक है, ऐसे ही हमारे को मैनेजमेंट में भी जो हमने थ्योरीज प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो उनको अब उसमें हमें अपनी क्रिएटिविटी, अपनी स्किल्स डाल के उसको कहीं ना कहीं यूनिक बनाना पड़ता है। ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी स्किल डाल के अप्लाई करना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट में भी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन चाहिए और आर्ट में भी कहीं ना कहीं पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन चाहिए। फिर से ये वाला फीचर भी क्या हो गया, एप्लीकेबल हो गया। ठीक है, इसमें आप म्यूजिशियन वाला एग्जांपल दे सकते हैं या फिर कोई भी आर्टिस्ट का एग्जांपल दे सकते हैं। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फीचर दैट इज प्रैक्टिस। ठीक है, एज आई सेड दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, किसी भी काम को करना है हम बार बार करेंगे तभी हम उसमें परफेक्शन पाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की नीड है। हम क्या कहेंगे, आर्ट में भी क्या है, प्रैक्टिस नीड है। ठीक है, और सिमिलरली मैनेजमेंट में भी एक अच्छा मैनेजर एकदम से मैनेजर नहीं बन जाएगा अच्छे से। ठीक है, वो बार बार प्रैक्टिस करेगा, अपने सिचुएशंस को देखेगा, सर्कमस्टांसेस को देखेगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको देखेगा, अपने एक्सपीरियंस गेन कर करके देन आफ्टरवर्ड्स वो एंड में जाके एक परफेक्ट मैनेजर बनेगा, राइट। सो ये कुछ 3 फीचर्स थे आर्ट के। ठीक है, जो आर्ट में तो है ही और मैनेजमेंट में भी ये फीचर एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, इससे हमारे को क्या पता चलता है, हेंस वी कंक्लूड दैट मैनेजमेंट इज एन फुल फ्लेज्ड आर्ट। ठीक है, क्योंकि ये तीनों फीचर आर्ट के मैनेजमेंट में एप्लीकेबल होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक फुल फ्लेज्ड आर्ट है। ओके,
सबसे पहले इसमें हमने क्या करना था, आर्ट की डेफिनेशन को डिफाइन करो, दैट इज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिक्वायर सम स्किल्स, क्रिएटिविटी, प्रैक्टिस। ओके, और उसी डेफिनेशन से मैंने कुछ इसके पॉइंट्स फीचर्स में निकाल दिए और मैंने कह दिया कि भाई ये तीनों आर्ट के पॉइंट्स मैनेजमेंट में भी एप्लीकेबल होते हैं, दैट्स व्हाई ये क्या है, आर्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या मैनेजमेंट साइंस है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। मैनेजमेंट एज अ साइंस, ठीक है। हाँ जी बच्चे, अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट एज अ साइंस। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि साइंस क्या होता है। ठीक है, तो साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच एक्सप्लेन सम ट्रूथ्स, सम फैक्ट्स। ये फैक्ट्स और ट्रूथ से डील करती है। ओके ओके, तो अब हम इसके फीचर्स की बात करें। सेम सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, डेफिनेशन से ही निकल के आ गया। ठीक है, साइंस में भी क्या है, कहीं ना कहीं सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, और सेम मैनेजमेंट में भी हम डिफरेंट प्रिंसिपल्स, थ्योरीज पढ़ते हैं, तो मैनेजमेंट भी क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो साइंस का ये प्रिंसिपल, ये फीचर तो मैनेजमेंट में एप्लीकेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें, एक्सपेरिमेंट्स। अब बच्चे मैनेजमेंट में क्या है और साइंस में क्या है, हमारे को बार बार एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ता है, राइट। हम एक चीज को कोई भी लो हम यूं ही नहीं निकाल देंगे, पहले हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, कम से कम इतनी बार उसके हम ऑब्जर्व करेंगे, उसके एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, राइट। कोई भी सपोज एग्जांपल ले लो, मेडिसिन निकालनी है, हमारे को कोई मेडिसिन किसी हमने निकालनी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जनरली रैट्स पे हम उसको अप्लाई करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। ठीक है, देन आफ्टरवर्ड्स हम उसको मार्केट में लेके आते हैं। तो कहीं ना कहीं हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब हम उस लोगों को पर्टिकुलर निकालते हैं ना। सिमिलरली मैनेजमेंट में भी क्या है, बार बार हमारे को एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, अपने एक्सपीरियंस को देखना पड़ता है, तब जाके हम एक पर्टिकुलर थ्योरी और एक प्रिंसिपल लेके आते हैं। ठीक है, ये जो आपके बुक्स में जो थ्योरीज प्रिंसिपल्स लिखते हैं, क्या लगता है आपको ये यूं ही बना दी एक्सपर्ट्स ने? नहीं, कितनी बार उन्होंने स्टडी करी, ठीक है, अपनी ऑब्जर्वेशन करी, एक्सपेरिमेंट्स करे, तब जाके उन्होंने अपनी थ्योरी प्रिंसिपल लिखी है, जो आज अपनी बुक्स में आप रीड करते हैं। ओके, सो ये फीचर भी एप्लीकेबल हो गया साइंस का, कि साइंस भी क्या है, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, और मैनेजमेंट भी क्या है, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। ओके, थर्ड फीचर आता है बच्चे, यूनिवर्सल एप्लीकेबल। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, हर जगह। ठीक है, अब जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं, साइंस के जो लॉज हैं, ये बच्चे हर जगह एप्लीकेबल हैं, सेम वैसे के वैसे अप्लाई होते हैं, राइट। अब जैसे हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटी, न्यूटन का जो लॉ है, ये क्या लगता है आपको, सिर्फ यही एप्लीकेबल होता है? हर जगह भाई ये लॉ ऑफ ग्रेविटी अप्लाई होता है, राइट। सेम है, हर जगह यूनिवर्सल है, बट जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, थ्योरीज हैं बच्चे, वो हर जगह ना अलग अलग है। ठीक है, हर बंदे का उसको अप्लाई करने का तरीका अलग है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला जो फीचर है ना बच्चे, ये मैनेजमेंट में एप्लीकेबल नहीं होता। आप देखो, दो फीचर तो एप्लीकेबल हो गए, लेकिन एक नहीं होता। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट फुल फ्लेज साइंस है, क्योंकि एक फीचर एप्लीकेबल नहीं हो रहा ना। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज अ सोशल साइंस, और वी कैन से दैट इज अ इम्प्योर साइंस और इनएग्जैक्ट साइंस। ठीक है, ये इम्प्योर है, ये सोशल साइंस है। सोशल साइंस क्यों है? बिकॉज ये डील करती है विद द ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, ह्यूमन के बिहेवियर से डील करती है कि कैसे डिफरेंट पर्सन डिफरेंट सिचुएशन में कैसे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, कैसे अपना डिसीजन लेते हैं। ठीक है, अब हर पर्सन का डील करने का तरीका अलग होगा, हर पर्सन की मैनेजमेंट अलग होगी, तो इसलिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल इधर यूनिवर्सल एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, दैट्स व्हाई वी कैन कंक्लूड दैट मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड साइंस, इट इज इम्प्योर साइंस, और वी कैन से दैट सोशल साइंस और इनएग्जैक्ट साइंस। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब, क्या मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन है? मैनेजमेंट क्या प्रोफेशन है? लो जी, इसको भी स्टडी कर लेते हैं। अगेन सबसे पहले हम क्या डिफाइन करेंगे, व्हाट इज प्रोफेशन, कि भाई प्रोफेशन क्या होता है। ठीक है, तो प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये हमने इकोनॉमिक्स में भी डिस्कस किया था, राइट। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है दैट रिक्वायर सम स्पेसिफाइड स्किल, नॉलेज। ठीक है बच्चे, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जिसमें कि जो बेसिकली रिलेटेड होती है मनी से, जो डील करती है मनी से, जिससे हमारे को कुछ अर्निंग मिलती है।
ओके, तो प्रोफेशन में भी क्या है, हमारे को कुछ ना कुछ अर्निंग मिलेगी, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, डॉक्टर, लॉयर्स, ये सब क्या है, प्रोफेशन में है, राइट। इसके लिए हमारे को स्पेशल स्किल, नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। कोई यूं ही तो डॉक्टर नहीं बन जाएगा मुंह उठा के, है ना। एक पहले वो पर्टिकुलर डिग्री एग्जाम क्लियर करेगा, देन आफ्टरवर्ड्स वो जाके अपना डॉक्टर की प्रैक्टिस शुरू करेगा, राइट। सिमिलरली लॉयर्स वगैरह का केस ले लो, यूं ही तो नहीं बन जाएंगे, पर्टिकुलर स्टडी करेंगे, अपनी नॉलेज गेन करेंगे, देन आफ्टरवर्ड्स वो उस प्रोफेशन में आएंगे, ओके। अब ये लो प्रोफेशन की अगर हम फीचर्स को डिस्कस करें, तो सबसे पहला फीचर अगेन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, या फिर आप कह सकते हैं सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। प्रोफेशन में भी क्या है, हमारे को पर्टिकुलर नॉलेज गेन करनी पड़ती है उस प्रोफेशन से रिलेटेड, राइट। सिमिलरली हमारे को मैनेजमेंट में भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, जिसमें कि हमारे को प्रिंसिपल, थ्योरीज वगैरह को स्टडी करना पड़ता है। तो लो जी, ये वाला फीचर तो प्रोफेशन का मैनेजमेंट पे एप्लीकेबल होता है, ओके। आगे फीचर बात करते हैं, नेक्स्ट इज रेस्ट्रिक्शन। देखो बच्चे, रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है कि हर कोई पर्सन, नॉर्मल पर्सन जैसे कि हम लोग हैं, हमारे पास कोई डिग्री नहीं है, डॉक्टर्स, लॉयर्स वगैरह, क्या हम जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं? नो, कंप्लीटली नो। हमारे लिए क्या है, रेस्ट्रिक्शन है वहां पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्रोफेशन में एक रेस्ट्रिक्शन होती है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है कि भाई जिसने वो नॉलेज गेन कर रखी है, जिसके पास पर्टिकुलर डिग्री वगैरह है, वही उसको प्रैक्टिस कर सकता है, राइट। बट मैनेजमेंट में क्या लगता है आपको ऐसा कि मैनेजमेंट में रेस्ट्रिक्शन होगी? कोई भी पर्सन बन सकता है मैनेजर, जिसके पास स्किल्स, नॉलेज है, वो बन सकता है इजीली, ठीक है। उसमें इतना रेस्ट्रिक्टेड एनवायरमेंट नहीं है, एक रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये वाला फीचर तो मैनेजमेंट प्रोफेशन का मैनेजमेंट पे एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। थर्ड फीचर की बात करते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट। अब अच्छे प्रोफेशन, इसमें हमारे पास कुछ रूल्स, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स होंगे, कुछ नॉर्म्स होंगे, जो किसी भी प्रोफेशनल पर्सन को जो उसमें है उसको फॉलो करने पड़ेंगे, राइट। बट मैनेजमेंट में कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना, नॉर्म्स फॉलो करना इतना जरूरी, इतना असेंशियल नहीं है, ओके। तो कहीं ना कहीं ये वाला फीचर भी प्रोफेशन का मैनेजमेंट पे अप्लाई नहीं होता है, ओके। देन आफ्टरवर्ड्स हमारे पास आता है प्रोफेशनल एसोसिएशन। नेक्स्ट फीचर इज प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब जो बच्चे, जो पर्टिकुलर प्रोफेशन होता है ना, इसके पर्टिकुलर एसोसिएशंस भी होते हैं, ठीक है। लाइक सपोज हम लॉयर्स की बात कर लें, तो लॉयर्स यूं ही नहीं बन जाते, सबसे पहले उनको प्रैक्टिस करने के लिए ना मेंबर बनना पड़ता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, ओके। तभी वो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है। बट मैनेजमेंट में ऐसा जरूरी थोड़ी है, मैनेजमेंट में एसोसिएशंस तो हैं, लाइक ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, AIMA, ठीक है। बट जरूरी नहीं है कि हमें अपनी मैनेजमेंट प्रैक्टिस को स्टार्ट करने के लिए, मैनेजर बनने के लिए हमें उसका पार्ट होना हो, ये चीज जरूरी नहीं है। लेकिन प्रोफेशन में अगर हम हैं तो हमारे को एक पर्टिकुलर एसोसिएशन का पार्ट बनना जरूरी है, बट मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये वाला फीचर भी एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। एक लास्ट फीचर आता है बच्चे प्रोफेशन का, दैट इज सर्विस मोटिव, ठीक है। हम किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में है, एग्जाम्पल डॉक्टर सम वगैरह, तो हमारा मेन मोटिव क्या होगा, अपने पेशेंट्स को सर्विस प्रोवाइड करना, उनको ट्रीट करना, राइट। सिमिलरली लॉयर्स वगैरह का भी क्या होगा, सर्विस मोटिव होगा। बट मैनेजमेंट में क्या ऐसा मोटिव होता है सर्विस मोटिव का? नो। मैनेजमेंट का मेन प्राइमरी मोटिव क्या होता है, अपने बिजनेस को ग्रोथ करना, ठीक है, अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना। उनका कहीं ना कहीं सर्विस मोटिव नहीं होता। तो ये वाला फीचर भी मैनेजमेंट प्रोफेशन का मैनेजमेंट पे एप्लीकेबल नहीं होता है, ओके। बस एक ही फीचर एप्लीकेबल था, दैट इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। बाकी अदर फीचर्स तो एप्लीकेबल हुए ही नहीं, तो हम ये तो कह ही नहीं सकते कि प्रोफेशन मैनेजमेंट एक प्रोफेशन में आता है, इज अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन। नो, वी कैन से दैट, हेंस वी विल कंक्लूड हियर दैट मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन, ओके। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट आर्ट है, यस, मैनेजमेंट इज अ फुल फ्लेज्ड आर्ट। क्या मैनेजमेंट साइंस है? नो, मैनेजमेंट इज नॉट फुल फ्लेज्ड साइंस, इट इज इम्प्योर, इनएग्जैक्ट और सोशल साइंस, वी कैन से दैट, ओके। देन आफ्टरवर्ड्स, क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है? नो, अ बिग नो। मैनेजमेंट क्या है? इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन, ओके।
अब बच्चे हमारा एक लास्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कोऑर्डिनेशन। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन? बच्चे एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे को हर फील्ड में हर जगह चाहिए, चाहे वो घर है, चाहे वो स्कूल्स है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, इनफैक्ट गेम्स वगैरह है। ओके, हर जगह हमारे को एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चाहिए। ओके, सिंपल टर्म से बोलो तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है? सबको साथ लेके चलना। ठीक है, एग्जाम्पल लेके चलो, एक ऑर्गेनाइजेशन है बच्चे, उनका ना मेन अभी साल का मोटिव है, टारगेट है कि उन्हें ना अपनी सेल्स में 20-30% इंक्रीज करना है। हुआ क्या? इस टारगेट को अचीव करने के लिए सेल डिपार्टमेंट पूरी तरह से रेडी बैठा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने अपने मार्केटिंग प्रोसेस शुरू कर दिया है, बट लास्ट में क्या होता है बच्चे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ना टाइम पे टारगेट मतलब से ज्यादा प्रोड्यूस ही नहीं कर पाता, प्रोडक्शन ही नहीं कर पाता। ठीक, जिसकी वजह से क्या होता है, वो अपना टारगेट अचीव टाइम पे नहीं कर पाते हैं। ठीक, अब गलती किसकी थी? सेल डिपार्टमेंट की? नो, वो तो पूरी तरह से रेडी बैठा था। मार्केटिंग डिपार्टमेंट की? नो, उसने तो अपना प्रोसेस स्टार्ट ही कर दिया था। गलती किसकी थी? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की। ठीक है, ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि उनके बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं था। ठीक है, सो कोऑर्डिनेशन इज वेरी एसेंशियल एलिमेंट। अब होता क्या है, सिंपल टर्म्स में तो हमने बता दिया कि भाई सबके एफर्ट्स को साथ में लेकर चलना, दैट इज कोऑर्डिनेशन। एक पर्टिकुलर डेफिनेशन की बात करें, दैट कोऑर्डिनेशन इज सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स। वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड, सिंक्रोनाइजेशन मतलब सबके एफर्ट्स को साथ में लेके चलना, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब जहां से हमने शुरू करा है, एंड टू एग्जीक्यूट, जहां पे हमने उसको पूरा लेके चलना है, सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूट। ठीक है, कोऑर्डिनेशन मींस सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ टाइम एंड सीक्वेंस ऑफ एफर्ट्स। ठीक है, जहां से हमने शुरू करा और प्रॉपर सीक्वेंस में हम लेके चल रहे हैं, सबके एफर्ट्स को साथ लेके चल रहे हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन। ओके, अब बात करते हैं कुछ फीचर्स की, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की कोऑर्डिनेशन की। तो सबसे पहले आती है इंटीग्रेट्स ग्रुप एक्टिविटी। कोऑर्डिनेशन क्या करता है? ग्रुप एक्टिविटी को इंटीग्रेट्स करता है। देखो बच्चे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक सिंगल पर्सन तो काम नहीं कर रहा, बहुत सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वहां पे वर्किंग है। ओके, तो हमारे को सबको ग्रुप में करवाना है काम। ठीक है, सबको साथ लेके चलना है, तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर ग्रुप एक्टिविटी टू ग्रुप एफर्ट्स। ठीक है, तो इंटीग्रेट्स ग्रुप एक्टिविटी। देन आफ्टरवर्ड्स इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। ये यूनिटी का क्या होता है मतलब? मीन्स मैं अकेला नहीं हूं, मैं सबके साथ हूं। आई रिप्लेसेस विद वी। ठीक है, यूनिटी मीन्स यहां पे हम आई को रिप्लेस कर देते हैं विद वी, कि भाई हम सबके साथ हैं, हमें सबके साथ मिलजुल कर काम करना है, बिना लड़ाई झगड़े के काम करना है, पीसफुली अपने काम को अचीव करना है। ओके, तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन इस चीज का भी ध्यान रखता है, वो कहीं ना कहीं यूनिटी को प्रमोट करता है। ठीक है, इसमें हम एक वेरी इंपॉर्टेंट लाइन लिख सकते हैं, दैट कोऑर्डिनेशन एक्ट एज अ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन ऑल डिपार्टमेंट्स। ठीक है, ये लाइन आप याद ही कर लेना बच्चे, क्योंकि सिर्फ इसी लाइन को उठा के ना आपका केस स्टडी बन जाती है, क्वेश्चन आ जाता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दैट इज इट एक्ट एज अ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन ऑल डिपार्टमेंट। ठीक है, देन आफ्टरवर्ड्स परवेसिव। कोऑर्डिनेशन क्या है? परवेसिव है, मींस यूनिवर्सल है। परवेसिव यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? हर जगह एप्लीकेबल है। ठीक है, ये नहीं है कि भाई सिर्फ टॉप लेवल पे ही एप्लीकेबल होगा, बाकी दोनों लेवल पे नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हर जगह हर लेवल पे एप्लीकेबल है, हर डिपार्टमेंट पे एप्लीकेबल है। ठीक है, तो हेंस वी कैन से दैट कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव। ओके, देन आफ्टरवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। अब बच्चे सिर्फ एक मैनेजर का या एक लेवल पे मैनेजर का काम नहीं है कि टॉप लेवल ही कोऑर्डिनेशन को फॉलो कर रहे हैं, बाकी दोनों लेवल तो फॉलो ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो बच्चे ये ऑल लेवल ऑफ मैनेजर का काम है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो टॉप लेवल पे है, चाहे वो मिडिल लेवल पे है, चाहे वो लोअर लेवल पे है। ठीक है, अब इसमें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो टॉप लेवल मैनेजर्स है ना, वो कैसे कोऑर्डिनेशन करेंगे? वो इंश्योर करेंगे द कोऑर्डिनेशन बिटवीन दी ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग, जहां ऑर्गेनाइजेशन में जो काम हो रहा है उसका कोऑर्डिनेशन विद देयर प्लान्स, जो उन्होंने प्लान पहले से बना रखे हैं ना, उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन। ठीक है, और मिडिल लेवल कोऑर्डिनेशन किसके बीच में जाएगा?
वो इंश्योर करेगा कोऑर्डिनेशन बिटवीन दी डिपार्टमेंट्स। ठीक है, ऐसी लोअर लेवल किस पे कोऑर्डिनेशन चाहेगा, लोअर लेवल कहीं ना कहीं इंश्योर करेगा कोऑर्डिनेशन बिटवीन दी वर्कर्स। लोअर लेवल पे कौन होते हैं, वर्कर्स, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वो किसका काम है, लोअर लेवल का। तो कहीं ना कहीं सारे मैनेजर की, सारे लेवल के मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोऑर्डिनेशन बनाए रखने की। ओके, तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, व्हाई इज कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस आ जाती है साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, जैसे जैसे बच्चे ऑर्गेनाइजेशन का साइज इंक्रीज होता जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है, तो क्या होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी बढ़ते चले जाएंगे, राइट। तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी। जहां पहले एक पर्सन काम कर रहा था, अब एक अकेले पर्सन को बच्चे कोऑर्डिनेशन की क्या ही जरूरत है, राइट। अब जब 2 पर्सन आ गए, एक से ज्यादा पर्सन जुड़ गए और बच्चे मतलब ऐड होते गए, एम्प्लॉयज बढ़ते गए, तब हमारे को कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होएगी। तो साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम यही बताएंगे, जितना बड़ा साइज होता जाएगा, जितनी ज्यादा ग्रोथ होती जाएगी, उतने ही ज्यादा एम्प्लॉइज होंगे और उतना ही ज्यादा हमारे को कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होएगी। ठीक है, देन आफ्टरवर्ड्स हमारे पास आता है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। ये फर्स्ट पॉइंट से ही निकल गया है, हमारा साइज इंक्रीज हो गया, बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो गई, ग्रोथ हो गई, एम्प्लॉइज बढ़ गए, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हम फंक्शंस को भी बांट देंगे। पहले क्या होता था, जब बिजनेस छोटा था तो सेल्स वाला ही ना मार्केटिंग को भी संभाल लेता था। ठीक है, एक ही पर्सन 2 काम कर लेता था। लेकिन अब बिजनेस ग्रो हो गया, एम्प्लॉइज बढ़ गए, तो क्या होगा, अब हमारे पास फंक्शंस भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, सेल डिपार्टमेंट हमने अलग कर दिया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हमने अलग कर दिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फंक्शनल डिफरेंशिएशन हो गया। अब जितना ज्यादा फंक्शंस होंगे उतना ज्यादा हमारे को कोऑर्डिनेशन वहां पे भी चाहिए होगा, राइट। तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन में भी कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, देन आफ्टरवर्ड्स लास्ट इज स्पेशलाइजेशन। ठीक है, अब बच्चे बिजनेस ग्रो हो गया, अच्छा चल रहा है हमारा बिजनेस, इतने सारे एम्प्लॉइज वगैरह, अच्छी अर्निंग हो रही है, ग्रोथ हो रही है, प्रॉफिट्स हो रही है, तो हम क्या चाहेंगे, हम अब एक्सपर्ट्स स्पेशलाइज्ड पर्सन को बुलाएंगे जो हमारी एडवर्टीजमेंट में मार्केटिंग वगैरह संभालेंगे, राइट। अब इसमें क्या होगा, जो एक्सपर्ट पर्सन आएंगे, स्पेशलाइज्ड आएंगे, वो सोचेंगे ना कि भाई मैं ही हूँ। ठीक है, वो किसी और दूसरे स्पेशलाइज्ड पर्सन की थोड़ी ना सुनेंगे। इससे चांसेस होते हैं कन्फ्लिक्ट्स के, उनमें आपस में डिस्प्यूट हो सकता है। तो कोऑर्डिनेशन यहाँ पे तो भाई स्पेशलाइजेशन में तो वेरी वेरी एसेंशियल एलिमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉपिक कोऑर्डिनेशन। ओके, इसी के साथ हमारा बच्चे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ओवर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।